Hey guys, welcome back to my channel. Myself Dr. Shipra Girl, and this time I have come up with the topic of anatomy of thorax, and I have prepared PPT for you guys. So if you like this video, don't forget to like, and also if you want me to make more such videos on different topics, so comment down below. I'm definitely gonna make it. So without any further ado, let's get started. First of all, let's see the introduction of the thorax. So the thorax is that part of the trunk which extends from root of the neck to the abdomen. It contains lungs which are separated by a medial septum called the mediastinum. Mediastinum एक अलग ही टॉपिक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. The walls of the thorax are strengthened by the movable thoracic cage that consists of thoracic vertebra, 12 pair of ribs which articulate with these vertebra, and the flexible costal cartilage which unite the ribs to the sternum or to each other. So अगर हम बात करते हैं thorax की, तो thorax में सबसे important होता है उसका thoracic cage, thoracic vertebra, उनके ribs जो कि 12 pairs होते हैं numbers, और flexible costal cartilage. Layers of intercostal muscles fill the space between the ribs and their cartilages. When they contract, these muscles move the ribs and cartilages and make the space rigid. Now let's see the diagram for this. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डायग्राम है जिसमें जो ब्लू कलर की जितने भी पार्ट है दे आर द रिब्स, और ये 12 पेयर्स इन नंबर्स होते हैं. येलो पार्ट जो होता है ये कॉस्टल कार्टिलेज होता है. दिस इज द फ्लेक्सिबल कॉस्टल कार्टिलेज. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉस्टल कार्टिलेज होता है वो रिब्स को स्टर्नम से अटैच करने में हेल्प करता है. एंड ऑल्सो कभी कुछ ऐसे आपने देखे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 अपर 7 कॉस्टल कार्टिलेजेस जो हैं वो रिब्स को स्टर्नम से अटैच करने में हेल्प कर रहे हैं. लेकिन 8 9 10 वो कोस्टल कार्टिलेजेस जो हैं वो स्टर्नम से अटैच नहीं होके अपने अबव कार्टिलेजेस से अटैच हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई जो 1 to 7 होते हैं दे आर नॉन एज ट्रू रिब्स एंड 8 9 10 नॉन एज false ribs. वहीं अगर आप देखोगे 11 और 12, तो 11 और 12 neither attached to the sternum nor to the cartilage above, so they are known as floating ribs or free ribs. तो ये आपके रिब्स और कोस्टल कार्टिलेजेस के बाद दिस ग्रीन पार्ट दैट यू आर सीइंग हियर, दिस इज द स्टर्नम, एंड स्टर्नम इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टर्नम का जो ऊपर का पार्ट होता है वो मेन्यूब्रियम होता है जो आप देख पा रहे हैं. अगर हम बात करें व्हाइट पार्ट की, तो ये हमारी वर्टिब्रा होती है. तो आप जैसे कि देख रहे हो कि जो हमारी रिब्स है वो एंटीरियरली स्टर्नम से अटैच है वाया कोस्टल कार्टिलेज, वही वो पोस्टीरियरली अटैच होती है थोरैसिक वर्टिब्रा से. तो यहाँ पे हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच हो रही है. ठीक है, तो ये थे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर. तो इसके लिए देखो लिखा भी है यहाँ पे मैंने कि अपर 7 रिब्स जो होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, 8 to 10 फॉल्स रिब्स होती हैं. क्यों? बिकॉज दे फेल्स टू रीच द स्टर्नम बट आर्टिकुलेट विद द मार्जिन्स ऑफ द कार्टिलेज अबव. एंड द नेक्स्ट इज 11 and 12, that is known as floating ribs. Structures in the mediastinum are the heart and the great vessels which connect the heart to the body and the lungs. In addition, it transmits structures from the neck to the thorax, that is trachea or windpipe, or to the abdomen, that is the esophagus, via esophageal opening or in the opposite direction, that is thoracic duct. तो ध्यान रखना कि जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं मीडियास्टाइनम के, दे आर द हार्ट एंड द ग्रेट वेसल्स, और उसके साथ में हमारी ट्रैकिया, ईसोफेगस, जो भी पार्ट जो है वो हमारे पास करते हैं वो हमारे आते हैं हमारे मीडियास्टाइनम के अंदर. अगर हम बात करें तो मीडियास्टाइनम में जो भी स्ट्रक्चर पास करते हैं वो हमारे डायफ्रैग्मेटिक ओपनिंग से क्रॉस करते हैं. तो उस डायफ्रैग्मेटिक ओपनिंग पे देखोगे तो T8, T10, T12, तो ये सरफेस मार्किंग होती है T8, T10, T12. वहीं जो हमारी T8 होती है वहां से हमारी IVC, दैट इज इंफीरियर वेना कावा, पास करती है. अगर हम देखेंगे T10 तो वहां से ईसोफेगस पास करता है, और T12 से आयोटिक ओपनिंग. इस फर्स्ट डायग्राम में आप देखोगे कि आपको ये मीडियास्टाइनम का पार्ट दिख रहा है और इसमें आपको हार्ट दिख रहे हैं और ग्रेट वेसल्स दिख रहे हैं. वहीं पे अगर आप देखोगे हमारी तो सेकंड पार्ट में तो ये डायफ्राम है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो दिस इज द डायफ्राम. इसमें आप 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, 3 वेसल्स हैं जो क्रॉस कर रही हैं. तो फर्स्ट इज इंफीरियर वेना कावा जो T8 के लेवल पे क्रॉस करती है, सेकंड इज ईसोफेगस जो T10 के लेवल पे क्रॉस करती है, और देन आयोटिक ओपनिंग जो T12 के लेवल पे क्रॉस करती है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे मीडियास्टाइनम में क्या है, हार्ट और ग्रेट वेसल्स, एंड सेकंड इज दिस ओपनिंग फ्रॉम द डायफ्राम. Now next topic is demarcation from abdomen. This is very important. The thoracic cavity is separated from abdominal cavity by a muscular aponeurotic diaphragm, जैसे कि अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था. This is attached to the lower margin of the thoracic cage, or you can say inferior aperture of the thorax, and bulges upward inside it so that the upper abdominal organs lie under lower part of the thoracic cage.
Diaphragm acts like a piston. When it contracts, it descends and increases the intrathoracic volume. And when it relaxes, the diaphragm move upward, thereby decreasing the intrathoracic volume. That is in expiration. तो अगर आपको पता है कि डायफ्राम जो होता है उसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो होती है कि वो अपवर्ड होता है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो स्लाइटली डाउनवर्ड आ जाता है, जिससे कि इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम बढ़ती है और इंस्पिरेशन हेल्प होती है। वहीं अगर हम बात करें जब डायफ्राम अपनी ओरिजिनल शेप में, दैट इज वो वापस अपवर्ड मूव करता है, तो उस टाइम पे एक्सपायरेशन होती है और वहां पे जो हमारा इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अपर्चर ऑफ थोरैक्स। तो अपर्चर ऑफ थोरैक्स दो होते हैं, एक होता है सुपीरियर अपर्चर, एक होता है इंफीरियर अपर्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुपीरियर अपर्चर और उसकी मार्जिन्स कौन कौन सी होती है, वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है कि कंप्लीटली सराउंडेड बाय द स्केलेटल एलिमेंट्स, द सुपीरियर थोरैसिक अपर्चर कंसिस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा T1 पोस्टीरियरली। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पोस्टीरियरली यहाँ पे हमारी वर्टिब्रा होती है, एंटीरियरली हमारे को मेन्यूब्रम दिख रहा है स्टर्नम का, और अगर हम लेटरली बात करें तो साइड्स जो है वो हमारी रिब्स बना रही है। तो बस दिस इज द सुपीरियर अपर्चर। तो कंसिस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा T1 पोस्टीरियरली। अगर हम बात करें पोस्टीरियरली क्या होता है, तो T1 बॉडी, T1 वर्टिब्रा की बॉडी होती है। अगर हम बात करें मीडियल मार्जिन किससे बनती है, तो वो रिब 1 से बनती है ऑन ईच साइड। तो आप देख ही सकते हो कि रिब 1 की मीडियल साइड जो होती है वो दोनों तरफ आ रही है। और अगर हम बात करें एंटीरियरली, तो एंटीरियरली जो स्टर्नम का मेन्यूब्रम होता है तो वो इसके अंदर आता है। दिस इज नॉन एज सुपीरियर अपर्चर ऑफ द थोरैक्स। अगर हम देखें इंफीरियर थोरैसिक अपर्चर, तो बोन, कार्टिलेज एंड लिगामेंट फॉर्म्स इट्स मार्जिन्स। सबसे पहले ध्यान रखना कि पीछे हमने देखा था कि सिर्फ बोन्स से ही सारी मार्जिन्स बन रही है। हमारी T1 वर्टिब्रा भी बोन्स की थी, हमारी रिब्स भी बोन की थी और हमारी मेन्यूब्रम भी बोन का था। बट यहाँ पे जो हमारा इंफीरियर थोरैसिक अपर्चर होता है वो बोन से भी बनता है, कार्टिलेज से भी बनता है, लिगामेंट से भी बनता है। द इंफीरियर थोरैसिक अपर्चर इज क्लोज्ड बाय द डायफ्राम एंड स्ट्रक्चर्स passing between the abdomen and thorax pierce or pass posteriorly to the diaphragm. Skeletal elements of the inferior thoracic apertures are, अब हम बात करें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या उसकी बाउंड्रीज होती हैं। तो बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा T12 पोस्टीरियरली। तो जैसे कि सुपीरियर में आपने देखा था कि T1 पोस्टीरियरली से बॉडी बन रही थी, यहाँ पे T12 से उसकी बॉडी T12 बॉडी ऑफ वर्टिब्रा लेते हैं। अगर हम आगे देखें तो रिब 12 एंड द डिस्टल एंड ऑफ रिब 11 पोस्टरोलेटरली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो मार्जिन मार्क्ड है आपकी, ये पूरी आपकी इंफीरियर अपर्चर बनाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिब 12 आ रही है, जबकि रिब 1 थी सुपीरियर में। यहीं पे रिब 12 के साथ जो है 11 का जो है डिस्टल एंड भी आ रहा है। उसके बाद द डिस्टल कार्टिलेजिनस एंड्स ऑफ रिब 7 to 10 which unite to form the costal margin anterolaterally and the xiphoid process anteriorly. This is important, ठीक है। xiphoid process, मेन्यूब्रम जो होता है वो मेन्यूब्रम takes part in superior thoracic aperture but xiphoid process takes part in inferior thoracic aperture. The joint between the costal margin and the sternum lies roughly in the same horizontal plane as the intervertebral disc between vertebra T9 and T10. तो ये है हमारा अपर्चर्स ऑफ द थोरैक्स। नेक्स्ट इज वॉल ऑफ द थोरैक्स। इसमें देखेंगे कि एंटीरियरली और लेटरली कौन कौन सी वॉल्स होती हैं थोरैक्स में। तो सबसे पहले एंटीरियरली देखो तो आपको डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेक्टोरलिस मेजर। एज यू कैन सी कि कितनी बड़ी मसल है, तो उसके मार्जिन देखते हैं। तो इट अटैच टू द मार्जिन ऑफ द स्टर्नम एंड द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द अपर 6 कॉस्टल कार्टिलेजेस। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारी मसल है वो स्टर्नम की मार्जिन से अटैच होती हुई और अपर 6 कॉस्टल कार्टिलेजेस की मार्जिन से भी अटैच हो रही है। तो ये पूरी हमारी है पेक्टोरलिस मेजर। अगर हम देखते हैं पेक्टोरलिस माइनर, तो इट अटैच टू द 3 to 5 ribs near their costal cartilages. So it is neither attaching to the costal cartilages, they are attaching near to the costal cartilage. So और ये कुछ ही रिब्स पे अटैच हो रही है जो कि है 3, 4, 5। तो आप देख सकते हो डायग्राम में कि 3, 4, 5 ये 3 जगह से जो है ये मसल जो है वो आ रही है नियर द कॉस्टल कार्टिलेज है। तो ये तीनों मिलके जो हमारी ये पूरी बनाती है होती है पेक्टोरलिस माइनर। अगर हम देखें रेक्टस एब्डोमिनिस, तो इट इज अटैच टू xiphoid प्रोसेस एंड कार्टिलेज ऑफ 7 to 5th रिब्स। तो आप देखो इस डायग्राम में, तो आपको रेक्टस एब्डोमिनिस दिख रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेक्टस एब्डोमिनिस जो है वो xiphoid प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम पे अटैच है, साथ ही 5, 6, 7 कोस्टल कार्टिलेज से भी अटैच हो रही है। तो ये पूरी जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये आपकी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेटरली कौन सी मसल होती है, तो दैट इज सेरेटस एंटीरियर. इट अटैच टू अपर 8 रिब्स ऑन द साइड ऑफ द thorax. इट्स लोअर 4 अटैचमेंट इंटरडिजिटेट विद द अपर 4 ऑफ द ऑब्लिक एक्सटर्नस एब्डोमिनिस. तो जो हमारी ऑब्लिक एक्सटर्नस एब्डोमिनिस है, ये हमारी एब्डोमिन की मसल है. जो लोअर 4 अटैचमेंट्स होती है ना सेरेटस एंटीरियर की, वो इंटरडिजिटेट करती है अपर 4 अटैचमेंट ऑफ ऑब्लिक एक्सटर्नस एब्डोमिनिस. तो आप इसी डायग्राम में देखो, तो यहाँ पर आपको सीरेटस एंटीरियर दिख रही है. तो ये सीरेटस एंटीरियर मसल है जिसके मार्जिन है, ये हमारी जो होती है अपर 8 में होती है, जिसमें इसकी लोअर 4 जो होती है वो इंटरडिजिटेट करती है हमारी ऑब्लिक एक्सटर्नल मसल के साथ. तो अब यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल देख पा रहे हो. तो ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, इसके साथ यहाँ पे आप देखो, तो ये जो हमारी मसल है सीरेटस एंटीरियर, यहाँ पे इंटरडिजिटेट कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरडिजिटेशन जो है इसके अंदर की कौन सी मसल इंटरडिजिटेट कर रही है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम देखते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है थोरैक्स के केस में. तो देयर आर 3 इनकम्प्लीट लेयर ऑफ मसल्स लाई इन ईच इंटरकोस्टल स्पेस. एक होती है एक्सटर्नल, इंटरनल, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, और इन एडिशन देयर आर 2 मसल डीप टू दीज एंड दे आर ट्रांसवर्सस इंटरकोस्टल एंड सबकोस्टल. First of all, we'll see external intercostal muscles. The external intercostal fibers run anteroinferiorly. आप डायग्राम में देखो तो आपको सारी चीज बहुत ही इजीली समझ में आएगी. तो आप डायग्राम में देखो, एंटीरियर व्यू में भी और लेटरल व्यू में भी, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो एंटेरोइन्फीरियरली जो है वो रन कर रही है. It extends from the tubercle of the rib almost to the costochondral junction. तो आप इजीली इस डायग्राम से देख ही सकते हैं. ठीक है, एंटीरियर टू दिस इट इज रिप्लेस्ड बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन. तो याद रखना कि जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जैसे कि हमने देखा था कि रिब्स के केस में रिब्स जो होती है वो स्टर्नम से वाया कोस्टल कार्टिलेज अटैच होती है, वैसे ही जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ये हमारी जो होती है एंटीरियरली रिप्लेस हो जाती है बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन्स के थ्रू. ठीक है, इट इज एक्टिव ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड शॉर्टन. दैट इज ये इंस्पायरेशन में हेल्प करती है, और ये जो इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन में ये जो मसल होती है वो शॉर्ट हो जाती है. ठीक है, अगर हम देखें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो दिस मसल रन पोस्टरो इंफीरियरली. जैसे कि वो मसल रन कर रही थी एंट्रो इंफीरियरली, तो ये मसल रन करती है पोस्टरो इंफीरियरली. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द स्टर्नम टू द एंगल ऑफ द रिब. Posterior to this, it is replaced by internal intercostal membrane. तो जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन थी वो एंटीरियरली रिप्लेस हो रही थी, और ये वाली मसल पोस्टीरियरली रिप्लेस हो रही है. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मसल्स के पोस्टीरियरली लाई करती है. इंटरनल एंड इनर मोस्ट मसल शॉर्टन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड आर एक्टिव ड्यूरिंग मूवमेंट. तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि एक्सटर्नल मसल्स जो होती हैं वो हमारी शॉर्टन होते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. तो ये मसल्स जो होती है हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये शॉर्टन होती है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द मूवमेंट. ठीक है, अब आप डायग्राम में देखोगे तो वहीं पे मैंने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स दोनों लिखा हुआ है. तो इनर मोस्ट मसल्स कौन सी होती हैं, तो लिखा हुआ है कि इनर मोस्ट मसल्स डिफरेंशिएटेड बाय इंटरनल मसल्स only by the presence of intercostal nerves and vessels between them. इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि उनके बीच में जो एक प्रेजेंस होता है इंटरकोस्टल नर्व्स और वेसल्स का, अदरवाइज इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता. यानी कि दे बोथ रन पोस्टरो इंफीरियरली, दे बोथ एक्सटेंड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ स्टर्नम एंड दे बोथ गेट शॉर्टन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. यहीं पे आपको ट्रांसवर्सस थोरैसिक मसल्स दिख रहा होगा डायग्राम में. तो हमने पढ़ा था कि जो 2 डीप मसल्स होती हैं वो होती है एक ट्रांसवर्सस थोरैसिक और एक होती है सबकोस्टल. तो ये है हमारी ट्रांसवर्सस थोरैसिस, और यही इसकी मार्जिन जो है वो यहीं पे आपको इजीली दिख जाएगी कि इसकी मार्जिन ये कहाँ से अटैच हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरकोस्टल नर्व्स. जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 12 थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स होती है, तो उसी से हमारी जो होती है इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं. जैसे कि देखते हैं, दीज आर द वेंट्रल रेमाई ऑफ द फर्स्ट टू द 11 थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स. तो 1 से लेके 11 तक जो हमारी थोरैसिक नर्व्स होती है, आपको पता है कि उनके 2 रेमाई होते हैं, एक होता है वेंट्रल रेमाई, एक होता है डॉर्सल. तो ये वेंट्रल रेमाई होती है हमारी इंटरकोस्टल नर्व्स. The 12th lies in the abdominal wall below the 12th rib. आप डायग्राम में देखो तो वहां पे मेंशन्ड है कि T7 से लेके T11 तक हमारी थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स होती हैं, और T12 सबकोस्टल नर्व होती है. क्यों? बिकॉज इट लाइज इन द एब्डोमिनल वॉल बिलो द 12th rib.
अगर हम देखेंगे द ग्रेटर पार्ट ऑफ द फर्स्ट पासिस टू द ब्रैकियल प्लेक्सस, तो जो हमारी फर्स्ट होती है वो ज्यादातर हमारी ब्रैकियल प्लेक्सस में पास कर जाती है. ईच इंटरकॉस्टल नर्व इमर्जेस फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन इंफीरियर टू द कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा एंड देन रन इन द इंटरकॉस्टल स्पेस. अब आपका ये अगर थोरैसिक वर्टिब्रा है, उसका जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होगा जो कि जस्ट उसके बिलो होगा, वहां से ये नर्व इमर्ज करती है और फिर ये रन करती है. अगर T1 है तो ब्रैकियल प्लेक्सस में रन करेगी और बाकी जो होती है हमारी थोरैसिक पार्ट में रन करती है. और जो हमारी T12 है वो हमारी सबकोस्टल नर्व होती है और वो रन करती है इन द एब्डोमेन. और फिर जब ये इमर्ज कर जाती है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में से, तो ये रन करती है इंटरकॉस्टल स्पेसेस में. आप देख ही सकते हैं कि जब हमारी ये आ रही है तो हमारी ये सारी इंटरकॉस्टल स्पेस में रन कर रही है. उसके बाद देखो क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर टू स्टर्नम इट टर्न फॉरवर्ड टू एंड एज एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच. तो आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच. तो ये जो हमारी नर्व्स हैं ये हमारी एंड कर जाती है स्टर्नम से 1 सेंटीमीटर टू स्टर्नम जो है ये हमारी एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच में जो है वो एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स में ट्रांसमिट कर जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरकॉस्टल आर्टरीज एंड वेन्स. तो जितना भी सफिशिएंट है इनमें आपको जो पता होना चाहिए थोरैसिक से रिलेटेड, जो उनकी नर्व्स हैं, क्या आर्टरीज है, वेन्स है, वही उतना ही पॉइंट लिखा है मैंने, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इंटरकॉस्टल आर्टरीज और वेन्स देखो, तो ईच इंटरकॉस्टल स्पेस रिसीव्स 3 आर्टरीज. तो हर एक इंटरकॉस्टल स्पेस में 3 आर्टरीज होती हैं. द लार्जेस्ट इज द सिंगल पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज. दिस accompanies the intercostal nerve and also give the collateral branch along the superior margins of the lower rib. अब देखो इसको डायग्राम में, तो ये आपको दिख रहा है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी. तो ये हमारी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है और इसकी एक कोलेटरल ब्रांच है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी. तो ये हमारी ये हो गई और ये इसकी ब्रांच है जो कि रन करती है लोअर रिब के सुपीरियर मार्जिन पे. तो ये हमारी हो गई पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी और इसकी कोलेटरल ब्रांचेस. अब हम देखते हैं इसमें तो लिखा है कि बोथ ऑफ दीज आर्टरीज एनास्टमोस विद द 2 स्मॉलर एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज. तो यहाँ पे डायग्राम में देखो एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी आपको दिख रही है. तो ये एंटीरियर इंटरकॉस्टल जो स्मॉल इंटरकॉस्टल आर्टरी है, इसके साथ ये दोनों पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल और उसकी कोलेटरल ब्रांच जो होती है ये एनास्टमोस कर जाती है. They enter the space either through internal thoracic artery in upper 6th space or its musculophrenic branch in 7th to 9th space. तो यहाँ डायग्राम में देखो आपको इंटरनल थोरैसिक आर्टरी दिख रही है. तो ये इनके थ्रू जो होती है वो इंटरकॉस्टल स्पेसेस में रन करती है, इसके थ्रू. और इसकी जो मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी दिख रही है आपको, इसी के थ्रू जो होती है वो हमारी जो है वो हमारे स्पेस में एंटर करती हैं. ठीक है. Posterior artery and its collateral branches continues in the anterior abdominal wall. In the last 2 spaces there are no anterior intercostal arteries. Last 2 spaces में आपको anterior intercostal arteries जो है वो नहीं मिलती हैं. ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज इंटरनल थोरैसिक आर्टरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है. अगर आपको थोरैक्स के बारे में आर्टरी के लिए लिखने को आ जाए और आपको कुछ भी याद नहीं आए, यू शुड हैव टू मेंशन द इंटरनल थोरैसिक आर्टरी. दिस इज सो इंपॉर्टेंट. इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, दिस आर्टरी डिसेंड्स फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी पोस्टीरियर टू द मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल एंड फर्स्ट कार्टिलेज. इस डायग्राम में आपको सबक्लेवियन आर्टरी दिख रही है. सबक्लेवियन आर्टरी की मीडियल पार्ट से हमारी ये जो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी होती है ट्रैवल करती है. ठीक है. यानी कि यहाँ से डिसेंड करती है. इट डिसेंड्स 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द स्टर्नम. तो स्टर्नम से 1 सेंटीमीटर की मार्जिन पे होती है. एंटीरियर टू प्लूरा एंड ट्रांसवर्सस थोरैसिस एंड पोस्टीरियर टू द अपर 6 कॉस्टल कार्टिलेज. इट एंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी एट द 6th इंटरकॉस्टल स्पेस. तो हमने देखा था कि ये वाली जो हमारी इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है ये नीचे जाती है और फिर ये इसके 2 डिविजन हो जाते हैं. एक होता है हमारा सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी. तो ये हमारी इंटरनल थोरैसिक 2 में हो गई. एक हो गया ये मस्कुलोफ्रेनिक और एक हो गया सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. ठीक है. तो यहीं तक था हमारा ये थोरैक्स का पार्ट. इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू like and subscribe to my channel, and also if you want such videos more, don't forget to comment down below. Thank you for watching.